बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन सीरीज स्काई न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद वसीम अकरम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान भर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और तो तकरीबन सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज हो चुका है और तकरीबन शाम 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगा रही हैं। कोई पार्टी धांधली का इल्जाम लगा रही है, कोई ये कह रही है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनका इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान भर में तकरीबन 21 जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं 21 हल्कों के अंदर, जिनमें 5 कौमी असम्बली के हैं और 16 तकरीबन सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिन पर इस वक्त जिमनी इलेक्शन जारी है। अगर हम लाहौर की बात करें या लाहौर डिवीजन की बात करें, तो लाहौर डिवीजन में इस वक्त कसूर के अंदर एन 132 में इलेक्शन इस वक्त इलेक्शन की जो वोटिंग है वो जारी है। जो इलेक्शन एन 132 के जो वोटर्स हैं वो अपनी हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज हो चुका है और तकरीबन इसका जो सिलसिला है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ एन 119 से भी, जहां मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जो एन अपनी जो कौमी असम्बली के जो सीट थी वो छोड़ी थी, वहां से भी इस वक्त इलेक्शन की जो पोलिंग है वो इस वक्त चल रही है। सुबह 8 बजे वहां भी पोलिंग का आगाज हो चुका था और शाम तकरीबन यही अंदाजा लगाया जा रहा है 5 बजे तक ये लाजमी बगैर किसी तसलसल के जारी रहेगी। नाजरीन, जहां पे एन 119 से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अली परवेज साहब हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं एन 119 से। और यहाँ से शहजाद फारूक साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और या फिर हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से शहजाद फारूक साहब है, इबाद फारूक साहब के ये भाई हैं, ये यहाँ से उम्मीदवार हैं। अगर हम कसूर की बात करें, एन 132 की अगर बात करें, एन 132 से यहाँ से शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की जो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था उस वक्त यहाँ से एन 132 की जो सीट थी उसमें इलेक्शन विन किया था, जीता था। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से अपनी सीट छोड़ दी। तो उसके बाद यहाँ से जिमनी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उम्मीदवार है मलक रशीद साहब है, जो साहब यहाँ से पहले भी इलेक्शन जीत चुके हैं 2018 का। उसके अलावा यहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो हैं वो हैं मोहम्मद हुसैन डोगर साहब। तो मोहम्मद हुसैन डोगर साहब और मलिक रशीद साहब के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जराए तो यही कह रहे हैं। मजीद हम अपने मेहमानों से जानने की इसके हवाले से कोशिश करेंगे। इसके अलावा लाहौर का एक और हल्का है पीपी 164, वहां से राशिद मिनहाज साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो इलेक्शन में इस वक्त उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ म्यू साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या यूं कहा जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से वो पीपी 164 के उम्मीदवार हैं। तो हम अपने मेहमानों से अपने हमारे इस वक्त हमारे कॉल लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर भट्टी साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर की इस वक्त क्या सूरत हाल है और लाहौर में कितना वोटरों का जोशो खरोश वो देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या समझते हैं कि लाहौर में इस वक्त जो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, 8 फरवरी से ज्यादा अवाम निकलकर अपने वोट का हक राय का इस्तेमाल करने जा रही है या अवाम मायूस नजर आ रहे हैं? जी भट्टी साहब, पहले तो आपको खुश आमदीद कहूंगा आज के इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर। उसके बाद जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे आपने फरमाया कि लाहौर में जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लाहौर और कसूर में, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में 21 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं और पंजाब में तकरीबन ये ना वो 12 हल्के हैं मेरे ख्याल में। जी जी 12 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में इक्का दुक्का वाकयात भी हो गए हैं। कसूर में झगड़ा हुआ है, शेखपुरा में झगड़ा हुआ है और सर नारोवाल में तो ये कहा जा रहा है कि नारोवाल में एक नूली का जो कारकुन वो जाम भी हो चुका है। तो इस तरह ये आवाम में ये कोई अच्छा असर नहीं जा रहा। ये सियासी पार्टियों के कारकुनों और सियासी पार्टियों के कारकुनों का पारा बहुत हाई है और वो मोराल नहीं है जो पहले होता था। कोई इतनी गहमा गहमी नहीं है। सिर्फ कारकुनों को चार्ज किया गया है कि एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए
सिर्फ जाति मफादात को मद्देनजर रखकर कारकुनों को इस आग में झोंका जा रहा है अपने मफादत हासिल करने के लिए। हालांकि इलेक्शन में कोई लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। जी किसी जी को कोई अगर नून लीग को वोट देना चाहता है तो नून लीग को दे, जो सुनीत आग को देना चाहता है उसे दे, या किसी पीपुल्स पार्टी को देना चाहता है उसे दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंडियन हल्कों में लड़ाई झगड़े हुए, ये सिर्फ कारकुनों की बदअमनी की वजह से, इंतशार की वजह से और ध्वंस और धांधली करने की वजह से हुए हैं। जैसे अब 119 में उन्होंने कहा कि जी हमारे पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पीपी 149 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वक्त से पहले ही फार्म 45 पर साइन करवा लिए। उससे झगड़ा हो गया। सुनीत आज के लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मारा, हाथापाई हुई है और वो फार्म फाड़ दिए। तो ये कोई अच्छा नेक सुकून नहीं है और सियासी पार्टियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत हम्बल के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए और जो भी रिजल्ट आए उसे खुश दिली से तस्लीम करना सर, चाहिए। इस वक्त NA 119 की अगर बात करें, जो शहजाद फारूक साहब है उन्होंने भी इल्जाम आयद किया है कि उनका जो इलेक्शन है वो चोरी किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं, अभी इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और अभी से धांधली हो रही है, या लाहौर की आप क्या सूरत हाल समझ रहे हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी तो धांधली चांदी का कोई इम्कान ही नहीं है। और ये रही पीटीआई का, तो ये पीटीआई का वतीरा रहा है जी कि जी जहाँ से ये जीते हैं वहाँ कहते हैं इलेक्शन ठीक होते हैं, और जहाँ पे ये हारते हैं फिर वहाँ पे कहते हैं जी हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है। सर, अगर इनका इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे जब मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मेरा इलेक्शन चोरी हुआ है, तो फिर वहाँ पे ये क्यों नहीं मानते? खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी धांधली है, वो क्यों नहीं मानते? तो ये सियासी पार्टियों का मतलब वतीरा होता है कि ये मिसगाइड करते हैं, अपने कारकुनों को पुरजोश करते हैं, वलवला देते हैं और फिर चार्ज करते हैं कि दूसरों के साथ झगड़ा हो। भट्टी तो साहब। ये सियासी पार्टियों का एक वतीरा जी होता है कि किसी पे इल्जाम तराशी का। जी भट्टी साहब, ये तो हर पार्टी हर इलेक्शन के अंदर धांधली का इल्जाम लगा रही होती है। जिस तरह 2013 के अंदर इमरान खान साहब भी नून लीग पर इल्जाम लगा रहे थे धांधली के। 2018 में नून लीग फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगा। ये तो सर वतीरा चलता आ रहा है। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो 2024 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है, आपको क्या लगता है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक हल्ला मिसा हुआ है, जो कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 से फॉर्म 45 की जो जंग चल रही है, हर उम्मीदवार के पास, जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पास वही फॉर्म 45 है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके पास फॉर्म 45 है, लेकिन जो फॉर्म 47 तैयार किए गए वो यकसर मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन होगा इनमें भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कशमकश रहेगी, तजाद रहेगा इन दोनों फॉर्म्स के अंदर? जी बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपने खैबर पख्तूनख्वा में वो एक नून लीगी रहनुमा है, उसने वो कोर्ट में गया है, उसने वो उनकी कापियां जो बेल्ट पेपर थे वो अदालत में पेश कर दिए, वो मोहरे पेश कर दिए पीटीआई के बंदे से छीन के। उसकी एक वीडियो मौजूद है जो लगा रहा है, ठप्पे लगा रहा है। तो ये सियासी कारकुनों में ये चीजें होती हैं सर। और ये इलेक्शन में शाम तक आप देखेंगे, शाम तक ये कहना शुरू कर देंगे कि धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया। भट्टी साहब, इस वक्त जो निजाम में इस वक्त निजाम जो खड़ा है, आप क्या समझते हैं, वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त निजाम खड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ? क्योंकि इस वक्त जो पंजाब में जो अगर गवर्नमेंट की अगर बात करें, पंजाब में इस वक्त जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्जाम भी लगाए गए हैं कि इलेक्शन की कैंपेन के दौरान उन्होंने हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए प्री धांधलिंग कर रहे थे वो। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये बात नहीं, ये हर दफा ही होता है और हर दफा ही इल्जाम लगाते हैं हुकूमतें जो होती हैं, हुकूमतों पे जो इल्जाम लगाए जाते हैं। ये भी अभी बहुत सारे हलकों में पुरअमन इलेक्शन हो रहा है, इक्का दुक्का वाकया तो होते रहते हैं, कुछ लगाने पे झगड़ा, कुर्सियों पे झगड़ा। तो ये शाम तक पता चल जाएगा कि लोग किसकी हमायत करते हैं, और जिसे मैंडेट मिले उसका एहतराम करना चाहिए। दूसरे कैंडिडेट को, जीतने वाले को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए और हारने वाले को अपनी हार कबूल करनी चाहिए। तो ये बड़ा फर्क। जी जी। अच्छा भट्टी साहब, मैं इस वक्त आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपने NA 119 का तो हमें बता दिया है, मैं जानने की कोशिश करूंगा जो PP 164 का इस वक्त जो मार्का जो चल रहा है, राशिद मिन्हास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं,
और मोहम्मद यूसुफ म्यू साहब हैं, ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान कैसा कांटेदार मुकाबला आप देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार देने जा रहा है दूसरी पार्टी को? देखिए, अभी तो इलेक्शन हो रहा है, अभी तो कुछ कहना मुमकिन नहीं है। जी तो अभी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है कि वहाँ पे नून लीग ने सीट छोड़ी है और नून लीग की ही मतलब वो तो कहते हैं कि नून लीग ही होगी। जी जी तो देखें आप पीटीआई ने भी बहुत सारा वहाँ पे काम किया है और वो बहुत सारे जलसे जुलूस की किए हैं, उन्होंने कार्नर मीटिंग की है। मेन जलसा तो किसी जगह पे भी नहीं हो सका। जी जी तो अब देखना यह है कि देख रहे हैं कि वोट कौम जना अवाम किसे वोट देती है, वो उस पे फैसला होगा, कौम के वोटों से फैसला होगा। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे इसी तवज्जो से आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह के परवेज इलाही साहब के जो साहबजादे मोनिस इलाही साहब, वो भी लाहौर से पीपी 158 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? मोनिस इलाही साहब खुद फिजिकल यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो खुद अपनी तौर पर एक जिला वतनी काट रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन वो यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं उनकी गैर मौजूदगी के अंदर वो यहाँ पे एक बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनको स्टंट दे पाएंगे, अच्छा मुकाबला, टफ टाइम दे पाएंगे उनको इस सीट पर? देखिए जी, मुकाबला तो जरूर होगा। अब चौधरी बरादरान का एक किरदार है पंजाब में। अगरचे उनके वालिद गुलामी पर परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार हैं और मोनिस इलाही साहब को खुद भागे हुए हैं, तो ये सियासी कारकुनों में होता है। उन्हें चाहिए था कि वो पाकिस्तान में आके अपने किसी का मुकाबला करते, जैसे उनके वालिद साहब ने किया। जी जी तो वालिद साहब को पंसा के खुद वो चले गए, तो उनके हल्के में वोट तो उनके हैं। जी जी ये तो मानने वाली बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो नून लीग को हरा पाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे इसी हवाले से सवाल करना चाहूंगा कि ये जो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 का बड़ा वावेला चलता आ रहा है पिछले 2 माह से, आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जो अब जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं और जो शाम तक पोलिंग हमारी चल रही है, इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बेहतर हिकमत अमली बनाई है कि जिससे वो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से वो बच सके? सर जी, ये कोई कोई एक हिकमत अमली तो हर पार्टियां अपने बनाती हैं, लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई शाम को शोर जरूर करेगी। जिस जगह से ये हार गए, जिस जगह से इन्हें वोट ना मिले, तो ये बिल्कुल दांगड़े का वावेला करेंगे। भट्टी साहब, पीटीआई की सफों में पीटीआई की वो कहते हैं गुटी में जो लिखा हुआ है कि उन्होंने दांगड़ी 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 का इल्जाम लगाना है। भट्टी साहब, ये तो हर पार्टी ने अपने हर पार्टी का ये वतीरा होता है कि वो दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं और वो तो लगाते चले आ रहे हैं। भट्टी साहब, आप क्या कानूनी तौर पर क्या समझते हैं कि जहां पे इस वक्त जो पोलिंग रोकी जा रही है, या कहीं ज्यादा, जैसे अब नारोवाल का जो वाकया सामने आया है कि वहां पे एक जो नून लीग का जो कारकुन है वो जाम बहक हो चुका है और पोलिंग रोक दी गई है, आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इससे जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो मजीद गर्म होती नजर आएगी? क्योंकि किसी कारकुन का जाँ बहक हो जाना, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले शाह का कत्ल हो चुका था, उनको जाँ बहक कर दिया गया था, आप क्या समझते हैं इससे मजीद जो सियासी जो हवा है वो मजीद गर्म हो जाएगी? जी बिल्कुल गर्म होगी। ये सियासी लोग जो हैं, ये कारकुनों के खून पे से सियासत करते हैं, ये कारकुनों के खून को उबारते हैं और अपने सियासी मफादात लेते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरी ये अपनी जाती राय है कि जिन लोगों ने सीटें छोड़ी हैं, वो एक एक दो दो सीटों से हुए थे, वो जो उन्होंने सीटें रखी हैं, जो सीटें छोड़ी हैं, उन्हें गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ये जिस हल्के से इलेक्शन करा रहे हैं, उनके तमाम तार अखराज तो उस बंदे के खाते में डालें, उस बंदे के खाते में डालें जिसने सीट छोड़ी है। आप देखें कि ये अवाम को टीका क्यों? जी जी ये इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा पैसे का ज़िया हो रहा है, और वो बंदा बाहर खड़ा होकर दांत दिखा रहा है कि जी वो फलां बंदा मर गया, जी फलां बंदा मर गया। इन लोगों का जाति कोई बंदा कत्ल नहीं होता, इनका कोई भाई, कोई बाप, कोई बहन, कोई बेटा कत्ल नहीं होता। जब कत्ल होता है तो कारकुन होते हैं। सर, हमेशा कुर्बानियां कारकुनान ही देते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद, कोई ये सियासी सूरत हाल में कोई इस गर्म जोशी के बजाय कोई ये सर्द महरी कोई आएगी सर इसके अंदर, या मजीद ये जो सियासी लावा है ये फटने वाला है? नहीं आ सकती। ये इलेक्शन भी इसी तरह ही होंगे
और उसके बाद भी वही बात होगी, धांधली होगी, ये अमेंडेड करा लिया, ये वो। देखिए बात यह है कि एक बात होती है कि हमारे मुल्क की हालात इस कदर खराब हैं कि ये हम मुतहम्मल नहीं हो सकते कि आए दिन जलसे जुलूस, लड़ाई झगड़े और ये वो। अब वक्त है कि तमाम सियासी पार्टियां मिल के बैठें और कोई आंदा का लाया अमल इख्तियार करें। हमारे करीबी मुल्क ईरान के सदर साहब जो वो तशरीफ ला रहे हैं 22 से 24 तक, जी जी। उन्हें ये पता चले कि पाकिस्तान में हालात ठीक हैं और ईरान में हालात खराब हैं, वो पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, पाकिस्तान उनके साथ ताउन करे। दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों भाई हैं। हमारी बैरूनी सूरत हाल क्या है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि पीटीआई जब हुकूमत में थी उन्होंने कहा कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब जब वो अंदर हैं तो अब बुशरा बीबी का बहाना बनाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कि हालांकि उनके टेस्ट भी ठीक आ गए लेकिन फिर भी उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये हो रहा है 300 कनाल के घर में बुशरा बीबी कैद है और उसके बावजूद भी वो तंग है। तो ये भट्टी साहब, बात अब कहीं और निकलती चली जा रही है। भट्टी साहब, मैं मौजू की तरफ आऊंगा। इस वक्त जो इलेक्शन की अगर सूरत हाल की मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पिछला जो इलेक्शन हुआ था, जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, उसके अंदर जो रिजल्ट है वो तकरीबन 2-3 दिन के बाद तक आते रहे, तो आप क्या समझ रहे हैं ये जिमनी इलेक्शन है, इनके जो नतायज है वो जल्दी आ जाएंगे, वो तकरीबन रात 9, 10, 11 बजे तक वो मौसूल हो जाएंगे, या ये भी वैसे ही चलेगा जैसे पिछले जो सालाना इलेक्शन है उसमें जो हुआ 8 फरवरी के इलेक्शन में? सर उम्मीद तो है कि इलेक्शन बर वक्त इलेक्शन का रिजल्ट जो है ना वो बर वक्त इलेक्शन कमीशन को मौसूल होगा और इलेक्शन कमीशन उस पे अपना ऐलान करेंगे। और बाकी रहेगी बात कि इनके दरमियान क्यों मैंने वाली बात और एक दूसरे को मानना ना मानने वाली बात, वो तो किसी खत्म नहीं हो सकती। ये बुरा भला कहते जिनके जाएंगे एक दूसरे को और ये मुल्क की हालात इसी तरह डामाडोली चले। जी जी। अच्छा मुनीर भट्टी साहब, आपसे मैं एक और यह सवाल करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर सदर साहब कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए सदर साहब की बहुत अच्छे किरदार है उनका। जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने जब तकरीर करना चाहिए तो उनकी पहली तकरीर थी और पीटीआई के दोस्तों ने अल्लादानी का मुजाहरा किया और जो फेवर उनसे लेना चाहते थे उन्होंने वो मौका भी गंवा दिया। सदर की तकरीर के दौरान पहली बार हुआ है कि बाजे बजाए गए, सीटियां बजाई गई। हालांकि डेस्क बजाना तो एक आम बात थी, लेकिन ये पढ़े लिखे बेवकूफ मैंने कहूंगा कि जो असेंबली के मेंबरान हैं जिन्होंने ये इस किस्म का मुजाहरा किया, ये मुकद्दस ईवान को बाजे की आवाज से तहस नहस कर दिया गया, जहाँ पे अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं वहां पे ये सारा कुछ किया गया। तो मैं जो समझता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है सर, और असेंबली में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। इस वक्त पाकिस्तान पिछले 2 सालों से तकरीबन एक अजीब अदम इस्तेकाम का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवाम के अंदर भी एक अदम बर्दाश्त का सा माहौल चल रहा है। अवाम के साथ साथ जो सियासी रहनुमा है वो भी एक कश्मकश के साथ चल रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि सदर साहब ने आकर बड़ी अच्छी उन्होंने तकरीर की, लेकिन जबकि अपोजिशन की तरफ से अगर इल्जामात को देखा जाए, अपोजिशन जो इल्जामात लगा रही है, अपोजिशन का कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब को एक तो पार्टी जो पोजीशन है उनकी, जो पार्टी की जो रुकनीयत है, पार्टी की जो सदारत वो कर रहे हैं उससे इस्तीफा देकर उनको सदारत के ऊपर फोकस करना चाहिए और उन्हें किसी भी पार्टी का पार्ट नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, एक और मेरा सवाल इधर यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब अगर पीपल्स पार्टी को ही उसकी नुमाइंदगी करेंगे तो वो किस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर और उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकेंगे? क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए जी, बात यह है कि ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक पार्टी के रहनुमा हैं और पार्टी के हेड हैं, वो हैं चेयरमैन के वाले साहब हैं, पर वो पार्टी उनकी अपनी है। लेकिन जब से वो उन्होंने सदारत का ओहदा संभाला है उन्होंने कोई इस किस्म का बयान नहीं दिया। उन्होंने मुल्क के बारे में बयान दिया है,
और अभी ने इस्तेकाम की बात किया है कि हमारा मुल्क इन बातों का इन मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस मुल्क में महंगाई कम की जाए, लोगों को रोजगार फराम किया जाए, ताकि अच्छे मौके पर फराम किए जाए, ताकि मुल्क के हालात अच्छे हों। सदर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। अब जो सियासी लोगों का एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। जब जब वो थे अपना, वो पहले डॉक्टर साहब थे, तो वो पीटीआई के थे। वो मामूली बात पे सदर पाकिस्तान वो जनाब बनी गाला में जा जाते थे परमिशन के लिए कि ये काम करना चाहते, मैं करूं या ना करूं। तो वो ये हमारी तारीख रही है। जी जी, अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे इस वक्त जानने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी जो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, इसके अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आप क्या समझ रहे हैं कि उनकी कितनी कारकर्दगी बेहतर रही है पिछले 2 से 3 माह के अंदर, और वो मजीद आवाम के अंदर अपना एतमाद कितनी जल्दी बहाल कर लेंगे, या ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है, उनकी कोशिश होती है कि वो अच्छे अच्छे काम करें, तकलीफ लोगों को दें। अभी बात यह है कि अभी उन्होंने रोटी सस्ती की है, नान सस्ता किया है, तो नान बाजा ने हड़ताल कर दिया है। तो बात यह है कि हर एक शोबे में माफिया, वो नहीं चाहते कि नबी किसी न किस तरह हो। आज मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि रोटी सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया। तो भाई कुछ ना कुछ उसने किया ही है ना, कुछ ना कुछ किया है। वो घर तो नहीं बैठी, तो कुछ ना कुछ किया है। तो अवाम का एक ज़हन बन गया है कि नहीं जी इसी तरह मदद पर चलने। तो जैसे रमजान में उन्होंने लोगों को राशन दिया, तो ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि घर की गली पे जाके उन्होंने राशन फराम किया। लोगों ने वो राशन लेके ज्यादा राशन लेके एक घर के 4 फर्द ने राशन हासिल किया और फिर बाजारों में फरोख्त किया। तो हमारी आवाम भी तो अच्छी नहीं है ना। जैसे अगर हम अच्छे नहीं है तो हमारी आवाम भी अच्छी नहीं। आवाम को भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। आवाम को भी चाहिए कि जो जहाँ पे हुकूमत अच्छा काम करे वहां पे उसकी तारीफ करे, और जहाँ पे वो अच्छा काम नहीं करते उस पर तनकीद करे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। वक्त हुआ अभी थोड़ी देर ब्रेक का, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वक्त बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो इलाके हैं, पाकिस्तान के जो हल्के हैं, वहां पर इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 5 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उन पर इलेक्शन हो रहे हैं। एक हल्का जो है NA 132 कसूर 2 से, वहां भी इलेक्शन हो रहा है। वहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ उम्मीदवार थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब उम्मीदवार थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने तकरीबन 1,37,231 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे, जबकि सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब ने 1,11,116 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो इलेक्शन जीतने के बाद जब उन्होंने वजारत उज़्मा का जब हलफ उठाया, तो उन्होंने कसूर की जो ये सीट थी वो छोड़ दी थी, जहां पर इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम पाकिस्तान के जो मारूफ जो सहाफ़ी हैं उनसे इस हल्के के बारे में, जो मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटी है, जो इस वक्त जो हकायक हैं, हल्के की क्या सूरत हाल है, और इस वक्त जो पोलिंग की सूरत हाल क्या है, वहां पर अवाम अपनी हक राय दे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अवाम कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं। 8 फरवरी के हवाले से अवाम 8 फरवरी की निस्बत इस वक्त कितनी पुरजोश है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे, तकरीबन 3 लाख से जायद वोटरों ने अपने हक राय दे का इस्तेमाल किया। जी सवार खान साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूंगा। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया जी। सवार खान साहब, इस वक्त जो NA 132 की जो सूरत हाल है, चंद दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने वहां जलसा किया, और कहा यह भी जा रहा है कि जो कसूर का एक जलसा था बहुत शानदार जलसा रहा।
इस जलसे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर को कितना मुतहर्रिक करने में कामयाब हुई है, और इस वक्त वोटर क्या देख रहे हैं, वोटर कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं इस इलेक्शन में? तो जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो हल्का में 125 है जनरल इलेक्शन में, यहाँ से जो है मियां शहबाज शरीफ जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म है, उन्होंने इलेक्शन जो है लड़ा था और वो भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको शिकस्त देकर जो है वो विनर हुए थे। आज इस पर जो है जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। अगर टर्न आउट की बात की जाए तो जनरल इलेक्शन में यहाँ से जो है टर्न आउट जो तकरीबन 98% रहा, लेकिन इसके बहुत से इस दफा जो है टर्न आउट देखने में बहुत कम नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ पर जो है 132 के हल्के से जो इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें जो है कांटे का जो मुकाबला देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से तो यहाँ पर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर और शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई नशीद पर जो मलिक रशीद अहमद का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है जो कांटे का मुकाबला जो है देखने में नजर आ रहा है। कुल जो 342 पोलिंग स्टेशन में से 60 जो पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास जो है करार दिए गए हैं, जिन पर फौज और रेंजर के जो है एहलकार तैनात किए गए हैं। और इसमें जो है 5,20,000 से ज्यादा जो वोटर जो है अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी जी सवार खान साहब, आपने एक मेरी करेक्शन भी की कि तकरीबन जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें तकरीबन 3 लाख के करीब जो वोटर थे उन्होंने अपना हिस्सा लिया था। और अच्छा सवार खान साहब, आपका मैं इस हवाले से सवाल करना चाहूंगा कि ये जो एन 132 है, कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन पिछले कई जो इलेक्शन हो चुके हैं, ये जो हल्का था ये नून लीग का गढ़ रह चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से यहाँ पे इलेक्शन जीतती आई है, तो अब इस दफा क्या देख रहे हैं कि ये जो सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब थे, इन्होंने पहली दफा इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं या पहले भी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं? जी, अगर बात की जाए सरकार के हवाले से तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये नून लीग का गढ़ समझे जाने वाला ये हल्का है, और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो इस हल्के से पहली दफा जो है इलेक्शन लड़ी, उन्होंने पहली दफा जो है जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन जो है उन्हें शिकस्त हुई शहबाज शरीफ के मुकाबले में। और अब जनरल इलेक्शन में भी जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो देखने में तो यही आ रहा है कि इस बार जो है मुकाबला काफी टफ जो है देखने में आ रहा है। और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के जो है इलेक्शन के हवाले से, कंपेन के हवाले से जो है काफी उसकी जो कारकर्दगी वो बेहतर नजर आ रही है। बाकी इसका फैसला तो शाम 5 बजे के बाद ही मुमकिन हो सकेगा कि जीत का जो सहरा वो किसको जाता है। जी अच्छा सवार खान साहब, यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे धड़े थे, और ये भी देखा गया था कि पहले जब खान साहब जमान पार्क में मौजूद थे, बहुत सारे जो धड़े थे उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू दिए। उसके बाद उन्होंने जब वो उनको टिकट नहीं मिल सका तो उन्होंने पार्टियां चेंज कर ली थी। कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर चले गए। अब क्या देख रहे हैं इस जो इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन चल रहा है, जो जो हमारे जो सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुख्तलिफ धड़े हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त मुत्तहिद होकर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब की हिमायत में आ रहे हैं सामने, या उन्होंने कंपेन में उनका साथ दिया, या फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं? देखिए जी, ये जो धड़े वाली बात है, जिनका जहाँ पर जो जिनकी जिससे भी वाबस्तगी है, मैं समझता हूँ इसमें धड़ों का भी किरदार है। लेकिन जो वोटर्स हैं, जो जिस पार्टी के वोटर्स हैं, जो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा यही ख्याल कि इन धड़ों की वजह से कोई इन पर नजर यानी कि कोई असरअंदाज होगा। लेकिन काफी हद तक जो है ये पिछला जो जलसा हुआ है जिसमें शेर अफजल मुरव्वत ने शिरकत की, उससे भी काफी जो है लोगों के अंदर जोश वल्वला बढ़ा है। और जो पीटीआई के जो कारकुनान है, वोटर सपोर्टर हैं, वो भरपूर तरीके से जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जो फैसला कौन जो मोड़ है वो तो अब 5 बजे के बाद ही सामने आ सकेगा कि जीत का जो सेहरा वो किसको जाता है। बाकी हर पार्टी पुरजोश है और हर पार्टी अपने अपने मतलब जो वोटर्स हैं अपने अपने जो कैंडिडेट को जिताने के लिए सरगर्म है। तो शाम 5 बजे के बाद जो है पता चल सकेगा कि जीत का सेहरा जो है किसको जाता है। अच्छा सवार खान साहब, मेरा एक और सवाल आपसे इसी हवाले से, जैसे कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का बड़ा एक चर्चा रहा है, और जो अभी तक जो चर्चा चलता आ रहा है, अदालतों में भी उनके जो बहुत सारी जो दरखास्तें हैं वो दायर हैं,
तो आप क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह पूरे पाकिस्तान में फार्म 45 और फार्म 47 का झगड़ा चलता आ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इसके लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाई है कि वो अपने वोट के ऊपर या अपने रिजल्ट के ऊपर वो पहरा दे सकें? इसके लिए कोई बेहतर कोई हिकमत अमली है उनके पास? क्या समझते हैं आप? देखिए जी, जाहिर बात है जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उन्होंने जाहिर बात है अपनी वोट का उन्होंने पूरा पहरा तो देना है। पंचायती में फॉर्म के लिए भी उन्होंने अपने जो कारकुनान है या एजेंट है उनको उन्होंने हायर किया हुआ है और जाहिर बात है अपनी वोट का पहरा देंगे। बाकी जो है रिजल्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि जीत किसको मिलती है। ये 5 बजे के बाद में उनको नहीं मिलेगा। अच्छा सवार खान साहब, इस वक्त जो तकरीबन 342 इस वक्त पोलिंग स्टेशन N132 में है और जैसे कि आपने कहा 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बहुत हसास हैं, तो इसमें जो मीडिया के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनको कितनी रसाई है पोलिंग स्टेशन में, कितनी आजादी के साथ वो पोलिंग स्टेशन में अपनी मीडिया कवरेज कर रहे हैं? बाकी ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया पर्सन को जो है एक लिमिट एक हद बंदी के तहत ही जो है मीडिया कवरेज की इजाजत दी गई है और पुलिस की जानिब से किसी भी शख्स को मोबाइल कैमरे ले जाने की बिल्कुल जो है इजाजत नहीं है। सिवाय मीडिया पर्सन को एक दफे ही जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है कवरेज की इजाजत मिली थी, उसके बाद कोई इजाजत नहीं है। और जो रिजल्ट आने के बाद जो है ये रिजल्ट कलेक्ट किए जाएंगे तमाम पोलिंग स्टेशन से और उसके बाद जो है अपने अपने जो मीडिया पर्सन है अपने चैनल को अपने इदारों को जो है वो रिजल्ट जो है वहां पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सवार खान साहब, आपने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से तज्जिया दिया और हल्के के मौजूदा जो सूरत हाल है उसके बारे में आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर। जी N132 के बारे में जिस तरह हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे जो तज्जियाकार हैं, उन्होंने तकरीबन बेहतर तरीके से अपने तज्जिए के बारे में आगाह किया। जी मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।